गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6, जिसका डी चैप्टर है, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में काम आता है, इसलिए इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग मैग्निफाइड इमेज ऑफ द टीनी ऑब्जेक्ट्स। जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं, टीनी ऑब्जेक्ट हैं, उनको देखने के काम आता है, जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उनको बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। जैसे हमारी हाथ की लाइनें हैं, ज्योतिष जो है वो इस प्रकार की लाइनों को, बारीक लाइनों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है। इसी प्रकार जैसे सोने चांदी के लिए, सोने वगैरह हैं, गहने वगैरह हैं, उनको देखने के लिए, उनकी परख करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। इसी प्रकार घड़ी वगैरह जो वॉच है, उनको रिपेयर करने के लिए भी इस गिलास का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्योंकि जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको बड़ा करके दिखाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर? ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब देखिए कि हमें इमेज कैसी चाहिए? बड़ी चाहिए। और कैसी चाहिए? सीधी भी चाहिए, इरेक्ट भी चाहिए। तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का एक ही ऑप्शन बनता है। कौन सा? जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर के बीच में हो। कौन से सेंटर के बीच में? जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके सेंटर में होना चाहिए। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से, जो लेंस है लेंस के सेंटर से और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो सिंपल जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है वो इरेक्ट इमेज बनाएगा, लार्ज इमेज बनाएगा, विर्चुअल बनाएगा। क्योंकि इरेक्ट है तो विर्चुअल इमेज तो होगी ही होगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम को, कि इसका रे डायग्राम जो है वो क्या होगा, कैसे बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना है, हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लेते हैं? सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं एक। ये क्या बनाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे आप। क्लियर? इसके बाद इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आप ड्रॉ करेंगे, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। ये लेंस का क्या होगा बेटा? सेंटर होगा सी। क्लियर? अब आपने क्या करना है? बिल्कुल बराबर इसके लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी फोकस लेना है। क्या लेना है? फोकस। तो यहां पर आपके पास, जैसे इसका मैं ले लेता हूं फोकस, तो राइट हैंड साइड भी आपने बराबर डिस्टेंस नापनी है स्केल से। ये क्या हो जाएगा? इसका फोकस। क्योंकि लेंस का जो फोकस होता है वो बोथ साइड होता है, लेफ्ट भी और राइट भी। क्लियर? अब हमने क्या बनानी है? इमेज बनानी है। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा? फोकस और सेंटर के बीच में। तो यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे, और बेटा ध्यान रहे ये ऑब्जेक्ट है ना स्मॉल साइज का लेना है। ए बी जो आप ऑब्जेक्ट लेंगे ये स्मॉल साइज का लेना है। क्यों लेना है स्मॉल साइज का? क्योंकि अगर आप इसको बड़ी साइज का लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप इसकी इमेज बनाएंगे तो आपकी नोटबुक में या पेपर में वो इमेज है वो नहीं बन पाएगी। क्लियर? बहुत बड़ी चली जाएगी इमेज, आप उसको नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल लेना है। क्लियर? इसके बाद जो बात आती है रे डायग्राम की, आगे आपने क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डालनी है। यहां पर क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डालनी है। जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डालेंगे तो आपको पता है ये लाइट रे फोकस से जाएगी। किससे जाएगी? फोकस जो आपका पॉइंट है उससे जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार जो दूसरी लाइट रे आप डालेंगे वो लेंस के सेंटर से डालनी है।
तो बच्चों दूसरी लाइन है वो कहां से पास करनी है, लेंस के सेंटर से। जैसे ये लेंस है, इसके सेंटर से ये लाइट रे आपने पास करनी है बिल्कुल सीधी। क्लियर? रे डायग्राम को ध्यान से समझना है। यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी, यहां पर ऐसे, आपको पता है लेंस के सेंटर से लाइट रे है वो सीधी जाती है, उसके पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। तो एक लाइट रे फोकस से गई, एक लाइट रे सेंटर से गई। अब आगे जाकर ये लाइट रे नहीं मिल रही तो इमेज नहीं बनेगी बेटा। क्लियर? तो आपकी जो आई है, जो आप देखेंगे तो आपकी हूं मैं आई से, आपकी आई कहां होगी, इस साइड आपकी आई होगी, यानी आपकी आंख है वो इस साइड होगी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है, अब इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ये जो फोकस है, फोकस से ये लाइट रे जो जा रही है इसको आप बैक में लाएंगे बेटा। कहां ले जाएंगे, बैक। इसी प्रकार जो सेंटर वाली लाइन है, जो सेंटर से बिल्कुल सीधी जा रही है, इस लाइट रे को भी आप बैक लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, बैक लेके जाएंगे। जहां पर ये मिलेंगी, जैसे बैक आप मिलाएंगे तो दोनों लाइट रे यहां पर मिलेंगी, तो यहां पर आपके पास एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। इस प्रकार ए डैश, इसको नाम दे देता हूं, और बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। ये एक इरेक्ट इमेज बन गई, वर्चुअल बन गई, लार्ज इमेज बना दी। किसने, सिंपल माइक्रोस्कोप ने, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? रे डायग्राम समझ में आ गया बिल्कुल। इस प्रकार आपने डायग्राम बनाना है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, आगे जो आपने कैलकुलेट करना है वो करना है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, या जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर एंगल बनाएंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा एंगल है वो किसके साथ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट से रे जो है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर नजदीक, डिफरेंस करने के लिए हम यहां से इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूं A1 नाम दे दिया मैंने। यानी ये AB, A डैश A1, AB के क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, बराबर हैं। ये AB और A डैश एंड A1 दोनों क्या है, बराबर हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब A डैश A1 से आप डॉटेड में लाइन लेकर आएंगे, कहां पर लेके आएंगे, सेंटर पर। कहां पर लेके आएंगे, इसी सेंटर पे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब इस AB ऑब्जेक्ट को भूल जाइए। अब आपने ध्यान क्या रखना है, A डैश और A1 को, जो कि लाइट रे सेंटर पर आ रही है यहां पर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और इस सेंटर पर जो लाइन आ रही है ऑब्जेक्ट, इसके साथ एंगल बनेगा वो होगा अल्फा। वो एंगल क्या होगा, अल्फा। क्लियर? और जो इमेज जो बन रही है A डैश B डैश, इमेज से जो लाइट रे आ रही है सेंटर, इसके साथ जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे हम नाम देंगे बेटा बीटा। क्या नाम देंगे, बीटा। अल्फा एंड बीटा। अल्फा किसके साथ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और क्योंकि इसको ध्यान रखना है, आगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो ये बातें अभी आप सीख लीजिए ताकि आप आगे जाकर इसको इजीली समझ सकें। ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो आएगी प्रिंसिपल अल्फा बनेगा, और इमेज के साथ जो बनेगा, जैसे ये इमेज का आ रहा है तो इसके साथ एंगल बनेगा बीटा। क्लियर हो गया? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, सी के साथ मिला देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं डी। ये कंप्लीट हो गया बेटा रे डायग्राम, किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। कोई प्रॉब्लम? तो अब हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, वो क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, या इसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर? मैग्नीफाइंग पावर कहें या इसे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहें, एक ही बात है।
क्लियर। तो वो निकालने के लिए बेटा एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए को हम एम से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द बीटा अपॉन अल्फा। किसके बराबर होता है? बीटा अपॉन अल्फा है, इसके बराबर होता है। बीटा क्या है यहां पर? तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई? रेशियो हो गई। किसका रेशियो हो गई? एंगल ऑफ द इमेज एंड एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। आगे देखिए, अब अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। कैसे एंगल हैं? स्मॉल एंगल यहां पर बनेंगे। तो यहां पर हम इसको अल्फा कैन बी रिटन एज टेंजेंट अल्फा एंड बीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट बीटा। यानी अल्फा और बीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? टेंजेंट में लिख देंगे। क्लियर। तो यहां पर हम आगे इसको सोल्व कर रहे हैं। आगे का जो सॉल्यूशन है, मैग्निफिकेशन m दैट इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। क्लियर। अब बेटा हम इस रे डायग्राम से टेंजेंट अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये ट्रायंगल लेंगे। देखिए अल्फा ये बन रहा है, तो यहां पर कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ए डैश सी ए वन। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश सी ए वन। इस ट्रायंगल से यहां से टेंजेंट अल्फा दैट इज इक्वल टू, टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बेटा? ए वन ए डैश। बेस का काम कौन करेगा? सी ए डैश, सी ए डैश। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर आपके पास ये आ गया टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम क्या करते हैं? टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा देखिए इस लाइन के साथ बन रहा है। तो आप पूरी ट्रायंगल लेंगे, ए डैश बी डैश सी। क्या लेंगे? ए डैश बी डैश एंड सी। यहां से आप कंप्लीटली वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। या आप इसमें सिंपली क्या ले सकते हैं? ए बी सी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ए बी सी से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम, अब आगे इसके बाद देखिए यहां पर कर रहा हूं मैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल रही, ठीक है, ए बी सी। तो यहां पर टेंजेंट बीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बेटा? ए बी। बेस का काम कौन करेगा? सी ए। बेटा इसको एस सी ना लिखें, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस है वो हम लेंस के सेंटर से मेजर करेंगे। क्लियर। तो इसलिए सी से ही वैल्यू है वो लिखनी है आपने। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब यहां पर क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन m दैट इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। टेंजेंट बीटा किसके बराबर है? ए बी के, ए बी बाय सी ए के। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है? ए वन ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए डैश। क्लियर। तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। सी ए डैश ऊपर चला जाएगा, ए वन ए डैश कहां जाएगा? नीचे। अब आपको पता है ए वन ए डैश बराबर है किसके? ए बी के। ए वन ए डैश बराबर किसके है? ए बी के। क्लियर। तो यहां पर हम मैग्निफिकेशन में लिख सकते हैं m दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय सी ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी। क्लियर। ए बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा? सी ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए, सी ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए। तो यहां पर m दैट इज इक्वल टू सी ए डैश, सी ए डैश ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, जो कि माइनस वी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? माइनस वी ए के बराबर। क्लियर। यहां पर आपके पास एक बात बता देता हूं, ये टेंजेंट अल्फा है, लाइट की रोशनी पड़ रही है, तो ये ए वन ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए डैश है ये। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया बेटा?
माइनस का सी ए ये रहा, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी क्या होगी माइनस। क्यों? क्योंकि आपको बताया था अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? लेफ्ट टू राइट। आप मेजर कहां कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर है वो किसके बराबर आ गई बेटा? V बाय यू के बराबर। किसके बराबर आ गई? V बाय यू। किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप या जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब आगे हम क्या करते हैं बेटा, डिस्कशन और करते हैं किससे? लेंस फॉर्मूले से। तो आप कहेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 बाय एफ दैट इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू होता है लेंस फॉर्मूला, होता है। अब हम क्या करें कि यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाय वी। किससे मल्टीप्लाई कर दें? वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? वी बाय एफ दैट इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी बाय यू। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इस फॉर्मूले को हम मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मेशन में हम इसको लिख सके। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया बेटा? v बाय एफ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय यू। 1 हो गया v बाय यू। आगे देखिए, अब यहां पर हम क्या लिख दें? v बाय एफ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस m, यानी v बाय यू की जगह 1 m लिख दिया। क्या लिख दिया? m। क्लियर? और जो v है ना, v मतलब इमेज डिस्टेंस, ये इसको ले लिया लीस्ट डिस्टिंग विजन माइनस d के बराबर। d क्या होती है? लीस्ट डिस्टिंग विजन। v को माइनस d के बराबर लिख दिया। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का d डिवाइडेड बाय f दैट इज इक्वल टू 1 माइनस m। क्लियर? आगे देखिए, इसको आप मैग्नीफाइंग पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m को लेफ्ट ले गए, इसको राइट ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी बाय एफ। 1 प्लस डी बाय एफ। डी क्या है? लीस्ट डिस्टिंग विजन, जो कि ह्यूमन आई की, नॉर्मल आई की 25 सेंटीमीटर होती है। एफ फोकल लेंथ हो गई। किसकी फोकल लेंथ हो गई? यहां पर एफ इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हो गई। और एम क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। तो बेटा इस फार्मूले का न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। जैसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, मैग्नीफाइंग ग्लास से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल निकालेंगे तो उसमें इसका फार्मूला यूज होगा, m दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ के बराबर। क्लियर? तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, जो कि टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बड़ा करके देखने में इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया हाथ की लाइनें वगैरह हैं, या जैसे फिजिक्स में है एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई रीडिंग है जैसे वर्नियर स्केल की है, स्क्रू गेज की है, रीडिंग नहीं दिखाई देती तो हम वहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा गोल होता है ऐसे और हाथ हैंडल होता है, उसको ऐसे ऐसे आगे पीछे कर कर जहां पर हमें बड़ी इमेज और क्लियर इमेज दिखाई देती है वहां पर इसको हम सेट करके और बड़ी इमेज देख सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा सिस्टम और मैग्नीफाइंग पावर और या एंगुलर मैग्निफिकेशन है, उसके बारे में हमने मैथमेटिकली डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।